जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टॉपिक देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त द्वितीय। आज एक ऐसे शासक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे महान योद्धा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं अपने इतिहास के पन्नों में जो है अपना छाप छोड़कर चला गया है। दुनिया का आप कोई एग्जाम देने जाएंगे 100% दो टॉपिक से सवाल जरूर आते हैं। एक हमने आपको कल पढ़ाया था समुद्रगुप्त का इतिहास, और आज हम पढ़ाने वाले हैं उसी के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। कहते हैं कि जब जीतने का मजा हो, जब जीतने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी अगर थकना ना हो मंजूर। तो आइए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाए तो ये भारत का उस समय का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। इसके समय काल को, मतलब जब इसका शासन काल था, तो उस समय गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। मतलब इसके शासन काल को गुप्त काल की स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल का क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग कहा गया किसके शासनकाल को? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा गया। कल हमने आपको बताया गुप्त वंश की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? श्रीगुप्त को। उसके बाद घटोत्कच आ जाते हैं। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए, उसके बाद जो शासक आया उसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद एक छोटा सा नाम आता है रामगुप्त का। रामगुप्त का भी थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, लेकिन रामगुप्त का उतना ज़्यादा मतलब एक प्रबल दावेदारी में कह सकते हैं कि नहीं था। थोड़ा बहुत है ना। विशाख दत्त की एक है देवी चंद्रगुप्तम नाटक, उसी से ही इनका थोड़ा बहुत जो है पता चलता है। तो रामगुप्त जो था वो क्या था? इस चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई, अर्थात किसका पुत्र था? थोड़ा सा आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे। देवी चंद्रगुप्तम और बेशनगर से इनका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। थोड़ा सा पीछे आप देखते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए द्वितीय, तो इधर हैं, तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो आते हैं उनका नाम आता है समुद्रगुप्त का। इनके बारे में हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ लिए थे। समुद्रगुप्त के बाद नाम किसका आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। लेकिन हमने कहा बेशनगर से और देवी चंद्रगुप्तम दो ऐसे नाटक हैं, दो ऐसे रचना हैं जहाँ से रामगुप्त का थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। लेकिन रामगुप्त एकदम वैसे बकलोलवे शासक था, कोई उसका मतलब नहीं था। जैसे मान लीजिए ये है आपका भारत, ये है इंडिया, वर्तमान इंडिया की ये है आपकी डिजाइन। ये है वर्तमान इंडिया, ठीक। और इधर जो है पाकिस्तान, लेकिन उस समय का यही इंडिया था। तो जो मगध साम्राज्य था वो ये आपका था, मगध। और इन लोगों की जो राजधानी हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। लेकिन ये जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसको नवरत्न कहते थे। तो ये नवरत्न जो थे ये इसकी दूसरी राजधानी में रहते थे, दूसरी राजधानी में। और इधर वाला जो क्षेत्र था ये किसके हिस्से में था? ये शकों के हिस्से में था, ये इधर शकों के। और यहीं पर बीच में जो है वाकाटकों का था, वाकाटकों का था, ये आपके वाकाटकों का था। और इधर वाला जो क्षेत्र है वो किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है मगध का शासक था और शकों के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ पर जो है इधर से जलीय मार्ग हुआ करते थे। ये कौन से हैं? जल मार्ग हैं। तो जल मार्ग से व्यापार अगर करना है तो सबसे पहले आपको शकों को पराजित करना पड़ेगा। तो शकों को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। शकों के पराजित करने के कारण इसने जो है कौन सी उपाधि दी थी? सकारी की उपाधि। शकों के
पराजय या शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम था सकारी उपाधि। तो सकारी की उपाधि इसने कब धारण की थी? जब इसने शकों को पराजित किया था। लेकिन उससे पहले का जो थोड़ा सा इतिहास है वो ये है रामगुप्त के बारे में। तो रामगुप्त कह सकते हैं कि ये समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त के दो संतान, एक बड़ा जो संतान था उसका नाम था रामगुप्त, और जो छोटकना था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब रामगुप्त का विवाह जो होता है, वो किससे होता है? ध्रुव देवी से। हमें लगता है ये दोनों लोग बचपन के यार हैं, है ना। और ये जब बियाह हो गए तो ये भौजाई जो है ये मामला फसल हो गई, इससे इसका सारा सिस्टम हो गया। अब देखिए, लेकिन अब ध्रुव देवी जो है, अब कैसे कहे कि जो है कि इनको मार दिया जाए, लेकिन ऐसी ईश्वर की माया है कि जब इसको लगा कि नहीं इसके साथ जीवन ठीक नहीं है, इन्हीं के साथ अगर हो जाता तो मामला ठीक था। तो ये जो ध्रुव देवी है इनका ब्याह किससे हुआ था? रामगुप्त से। लेकिन बाद में इनका ब्याह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त से। तो ध्रुव देवी का दूसरा नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी भी था। लेकिन कैसे होता है? ये मामला था कि शकों का आक्रमण हुआ किसके ऊपर? रामगुप्त के ऊपर। जब शकराज ने आक्रमण किया, शकराज ने आक्रमण किया, और शकराज जब आक्रमण किया तो रामगुप्त बेचारे बंदी बना लिए गए। अब जब बंदी बना लिए गए तो शकराज ने कहा, मतलब शक जो है आक्रमण किए किसके ऊपर? रामगुप्त के ऊपर। भाई उस समय मुखिया यही था, शासक यही था। पिता की मृत्यु के बाद जो बड़ा पुत्र था वही उसी को जिम्मेदारी दे दी गई, तो रामगुप्त क्या हो गया? शासक बन गया। अब क्या हुआ? शकों का जो नेतृत्व करने वाला था उसका नाम था शकराज रामगुप्त के ऊपर आक्रमण किया और रामगुप्त को बना लिया बंदी। अब ईश्वरा देख लिया इसको, झांक ताक के कहीं से देख लिया, कहा बहुत सही। तो शकराज ने कहा रामगुप्त से कि आप अगर अपनी पत्नी को एक दिन के लिए नृत्य करने के लिए हमारे यहाँ अगर आप भेज देते हो तो हम आपको छोड़ देंगे और आपका साम्राज्य वापस कर देंगे, टैक्स वगैरह हमें थोड़ा बहुत आप देते रहिएगा। मतलब उसी नाटक में, उसी कृत्य में इसका थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। तो रामगुप्त ने कहा यार इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, थोड़ा नृत्य तो करना है। लेकिन अब जैसे उस मान लीजिए भारत का कोई राजा है ना, भारत का कोई सम्राट है और उसकी पत्नी किसी विपक्ष के यहाँ जाए और नृत्य करे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक बेइज्जती ही है, समझ लीजिए इनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती। लेकिन अभी इसका अब बकलौके का बताओ कि क्या मामला है। अब रामगुप्त ने ध्रुव देवी से कहा कि आपको नृत्य करने के लिए जाना है शकराज के दरबार में। अब ये तुरंत पहुँच गई अपने पहल के लगे किसके पास? चंद्रगुप्त के पास। अब भैया ये है देवर मामला, कई चंद्रगुप्त से जाके सारी बात बताई। चंद्रगुप्त ने कहा कि जब मैं हूँ तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, टेंशन न लो, हम व्यवस्था इसका बना देते हैं। इसने क्या किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये स्त्री का भेष धारण किया, मतलब ध्रुव देवी का वेश धारण किया। ध्रुव देवी का वेश धारण कर शकराज के दरबार में पहुंच गया। शकराज के दरबार में पहुंचा। अब जब शकराज के दरबार में पहुंचा तो शकराज बढ़िया एकदम फ्लोर वगैरह लगाए हैं, एकदम बेहतरीन तमंचे डिस्को जहां होना है। हाँ, इनके मन में लड्डू फूट रहा है। ये मान लीजिए शकराज बैठे हैं, यहाँ शकराज राजा, और यहाँ छोटे छोटे मंत्री लोग बैठे हैं। ये जान लिए छोटका मंत्री हुए हैं सब, ये सब छोटका मंत्री लोग हैं उस समय के। और ये है भैया गेट, और बेहतरीन यहीं पे क्या लगा है, डीजे जिसपे तमंचे डिस्को जिसपे चलता है मामला, फ्लोर जिसको कहते हैं, है ना। अब क्या हुआ, शकराज के दरबार में पहुंचा कौन? ध्रुव देवी का वेश धारण करके चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि मामला इसका है तो इसके लिए तो भाई कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं, सात समंदर पार में तेरे, है ना। तो अब देखिए क्या हुआ,
चंद्रगुप्त द्वितीय बढ़िया एकदम बेहतरीन साड़ी वाड़ी बनारसी पहन के, झुमका उमका पहन के एकदम, और 2-3 तलवार एकदम अगल बगल खोस लिया। उस समय पिस्टल तो था नहीं कि तुरंत पहुँचे मारे धड़ाक से काम इनका सर्वर डाउन हो जाए, एकदम बढ़िया तैयारी वारी करके पहुँचा। और जब ये पहुँचता है तो यही जंगल में जो है, यही जंगल है, इसी जंगल में जो है अपने घोड़े को क्या किया, यहीं पर रोक दिया। और जब घोड़े को रोक दिया तो इससे उतारा, अपना साड़ी वगैरह सम किया, मेंटेन होकर के घूंघटवा निकाल लिया और धीरे धीरे ई पहुंचा। अब जब जैसे पहुंचा यहाँ छुनुन छुनुन बजा भैया, ई तुरंत देख लिए इनका एकदम, तो एकदम समझ लीजिए कि मज़ा आ गया। अब जब ये देखा कहा वाह वाह मेरी सपनों का राजकुमार, राजकुमार क्या राजकुमारी, है ना। इसके मन में से तुरंत अलग लड्डू फूट रहा है कि चलो आज तो भैया तमंचे डिस्को साथ में किया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब ये गेट के पास पहुंचा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनको सीधे देखता है। और जब नैना में नैना मिला तो उसने कहा कि मतलब कि इन लोगों को यहाँ से भगाओ, ये जो अंतरी मंत्री संतरी लोग हैं इनको यहाँ से भगाओ। अब ये तुरंत कूद पड़ा, क्या तेरी के हाथ, तो सोच रहा है एकदम बेहतरीन, एकदम अकेले डांस करने को मिलेगा। अब ये नहीं जान रहे कि अब इनके बध होने वाला है ना। अब ये क्या किया कि सब भागना शुरू कर दिया, ये सबको ढकेल ढकेल के भाग, जल्दी भाग 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 भाग। अब ये अंदर आए और अंदर से गेट लॉक कर दिया, सिटकिनी बंद, काम खत्म। इस ससुरन के मन में अलग लड्डू फूट रहा है कि क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। धीरे धीरे छुमुक 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 जैसे पहुंचा, और यो भैया धीरे धीरे इनका भी मौसम बन रहा है, यो पहुँचे यहाँ धीरे धीरे करके। और जैसे दोनों लोग पहुँचे तो ये तो सोच रहे हैं कि अभी तमंचे डिस्को चलने वाला है, लेकिन जैसे ये पहुँचे तुरंत वो निकारा अपने तलवार, ले छप छपाड़ दी, 2 सेकंड में इनको मारा, सब तहस नहस कर दिया। चारों पाव है इनके चित्त आराम से वहाँ से, फिर घूंघट उंघट से आराम से धीरे से निकला। तो ये लोग सोच रहे हैं हाँ यार लगातार तगड़ा डांस चला है क्या, ये लोग बाहर हैं। तब तक आया घोड़े पे बैठा, साड़ी वगैरह नोच नाच के वहीं पर फेंक दिया तुरंत, और तुरंत घोड़े पे बैठा, टक 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 अपने घर पे आया। और उसके बाद जब ये लोग अंदर गए, देखते हैं इनके चारों पाव अच्छी तरह सिल्ली पड़ा है, घायल हो गए हैं, काम खत्म। शकों के जो छोटे अंतरी मंत्री थे, कहीं भैया जब राजे नहीं है तो भागे हैं, इसको मतलब ही नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि अब ये यहाँ से पहुँचा सीधे कहाँ, घर। और जब अपने घर पहुँचता है तो दादी वगैरह घर में थी और सब लोग थे, उनसे बताया कि ऐसी ऐसी घटना था, है ये हमारे भाई साहब जो है भौजाई को नृत्य करने के लिए वहाँ। तो अब दादी वादी बिगड़ गई, कहीं ना रे राजा का मतलब पत्नी जो है किसी बेकार आदमी के यहाँ, मतलब नॉर्मल आदमी के यहाँ, तो विदेशी जो है उसके दरबार में नृत्य करने के लिए तुमने निर्णय लिया था। अरे मार हैया काटा, ही तो बहुत गड़बड़ है। तो जब सब लोग ये कहने लगे तो इसको मौका मिल गया, इसने कहा तुरंत तुरंत विकेट गिराओ, हम तो इसी का इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। और तुरंत भैया चंद्रगुप्त द्वितीय मारिन के सर्वर फरवर डाउन है कि दोनों मिला मारिन इनके फ्यूज उड़ाए दीन। अब दादी वादी सब कहने लगी, कह रही है भैया अब क्या करा जाए, वहीं तू खलिया है, ये खलिया रहे, दोनों लोग वहीं खलिया रहे। कहीं बस जिसका था मुझे इंतजार वह घड़ी आ गई। दोनों लोग का किए भैया गठबंधन करा लिए, बियाह हुई, काम यहीं पर हुई, दोनों लोगों का समाप्त। अब यहीं पे निर्बल शासक है रामगुप्त, इनका काम यहाँ से समाप्त होगा। अब शासक कौन बन गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शकों को पराजित करने के कारण इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, सकराज की, उसके अलावा देवगुप्त की उपाधि धारण की थी, देवराज की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तमाम उपाधियों को इसने धारण किया बेहतरीन तरीके से। और इसने जो है 2 आधार पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। एक तो साम्राज्य विस्तार इसलिए किया था वैवाहिक संबंधों के आधार पे, कहीं विवाह कर लेता था, कहीं अपने लड़के की ब्याह कर देता था, कहीं लड़की की ब्याह कर लेता था, कहीं अपने पटाखे जुगाड़ लगा लेता था। तो 2 काम था, इसने युद्धों के आधार पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और दूसरा जो इसने विस्तार किया वो जो है वैवाहिक संबंधों के आधार पर। तो युद्धों और वैवाहिक संबंधों के आधार पे कौन गुप्त शासक था जिसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसका क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का क्या कहा जाता है, स्वर्णयुग। इसी के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। फाहियान जब भारत आया था तो उसकी मतलब उसका आने का यहाँ उद्देश्य क्या था, देखिए वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उसका यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध विहारों को देखने के लिए, और बौद्ध से संबंधित जो उस समय पुरास्थल थे उनको देखने की लालसा से ये आया था। और देखा भी पाटलिपुत्र और अशोक के महल वगैरह सब कुछ देखा, और उसने बताया कि ये देवताओं से भी सुंदर है। तो ये जो था वो जलीय मार्ग से आया था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। और जब ये भारत में आया तो किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में, अच्छा आया तो था ये स्थल मार्ग से, है ना, आया था क्या ये स्थल मार्ग से, लेकिन ये गया जो है वो जलीय मार्ग से, है ना, श्रीलंका होते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए ये जो है ये जलीय मार्ग से कौन गया था, तो ये
क्या नाम था उसका, फाह्यान। देखिए 2 चीनी यात्री बहुत पूछे जाते हैं, एक तो ह्वेनसांग पूछा जाता है और एक फाह्यान पूछा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाह्यान किसके शासनकाल में आया था, ह्वेनसांग। तो देखिए ह्वेनसांग, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, तो हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। तो जब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हो गया तो बचा फाह्यान है, तो फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय में कन्फर्म है कि क्लियर हो गया कि 2 ही लोगों का सबसे ज़्यादा क्या था, मुख्य था। तो ये थोड़ा सा इनका इतिहास है। अब उसके बाद देख लेते हैं इनका थोड़ा सा जो है इनका क्या है, कैसे है, क्या स्थिति है। तो शकों को पराजित करने के कारण जो है इसने क्या किया था, अब जो है इसने अपने विवाह किससे कर लिया, तो इसने अपना विवाह जो है अब किससे कर लिया, अब विवाह किसका, विवाह ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से कौन विवाह कर लेता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। भैया दोनों लोग का बचपन का प्यार क्या हो गया, लौट आया। अब क्या हुआ, इनके पिताजी का नाम, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी कौन थे, पिताजी तो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त। माता जी कौन थी, दत्ता देवी या दत्त देवी। इनकी जो माता थी वो दत्त देवी थी। इसने जो उपाधियां धारण किया था, उपाधियां, उपाधि देखिए देवगुप्त, कामा विक्रमादित्य, कामा देवराज, कामा सकारी, शकों को पराजित। इतनी प्रकार की क्या थी, इसको उपाधियां मिली थी। और इसका जो रामगुप्त का इतिहास मिलता है वो नाटकों में मिलता है, रामगुप्त का इतिहास, मतलब रामगुप्त के इतिहास का उल्लेख। ये वेशनगर अभिलेख, वेशनगर अभिलेख से। और दूसरा जो मिलता है देवी चंद्र गुप्तम नाटक, देवी चंद्र गुप्तम नाटक से किसका, रामगुप्त का उल्लेख, मतलब कि इसका विवरण कह सकते हैं या जो है उल्लेख मिलता है। ठीक, ये आपका उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने गुप्त, इसके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल में फाह्यान आया था, चीनी यात्री था, शकों को पराजित करने के कारण इसने शकराज का। देखिए शकों को पराजित करने का इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब तक जलमार्ग के सहारे ये बाहर से आयात निर्यात नहीं करेंगे तब तक इनका व्यापार कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। और शक जो थे वो गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ई वाला क्षेत्र, यही वाला छकाए थे। तो इसी कारण से शकों को पराजित करने का इसका मुख्य उद्देश्य था कि ताकि हम आसानी से व्यापार जो है कर सकें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा मुख्य चीज़ें आपको लिखा देते हैं, मेन चीज़ें और क्या हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसमें देख लीजिए कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे एक तो मान लीजिए ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो विजय हैं इनका उल्लेख कहाँ से मिला, कैसे पता चला, जो है क्या क्या स्थिति थी। तो आप देख रहे हैं पहला तो मथुरा अभिलेख से साफ साफ पता चलता है। दूसरा सांची आपका पता चलता है। तीसरा मेहरौली, देखिए मेहरौली लौह स्तंभ जो है यहाँ से चंद्र नाम के उल्लेख, और चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई। तो इसी कारण से जो है ये एक ऐसा लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है जिसमें अभी आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये चंद्र नामक शासक का एक उल्लेख है और चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई। तो क्लियर हो गया कि हाँ इसका मतलब चंद्र द्वितीय ही था। अगला उदयगिरी गुहा लेख से भी मिलता है। दूसरी चीज़ हमने आपको ये बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है ये बड़े योग्य व्यक्तियों को अपने दरबार में रखा था, जैसे कालिदास हो गए, घटोत्कच हो गए, है ना, वररुचि हो गए, वारामिहिर हो गए, हैं, बेताल भट्ट हो गए, शंकु हो गए, और उसके बाद जो है धन्वंतरी हो गए, वररुचि हो गए, अमर सिंह हो गए, वारामिहिर हो गए। तो इन लोगों को रखा था और सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई योग्य व्यक्ति ही थे। जैसे भाई कालिदास थे, तो कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, इन्हें भारत का
शेक्सपियर कहा जाता है। भाई जैसे शेक्सपियर भी साहित्य का ज्ञाता था, नाटककार था, तो उसी प्रकार से हमारे भारत के शेक्सपियर थे। कौन थे? कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचना की बात की जाए तो ऋतुसंहार और मेघदूत, ये क्या है? खंड काव्य है। ये बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की है। तो ऋतुसंहार और मेघदूत ये आपका क्या है? खंड काव्य। वहीं कुमार संभव और रघुवंशम ये दोनों क्या है? महाकाव्य है। अगले पे मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या है? नाटक। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने जो है बड़ा अच्छा काम किया, इसी कारण इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी कारण से हमें लगता है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा गया इसके दरबार, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा गया। मतलब ये हर तरह से अगर देखा जाए तो अपने मतलब साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से किया था। शकों को पराजित करके उधर से व्यापार करना शुरू किया, ऊपर कुषाणों को भी थोड़ा डिस्टर्ब किया, वाकाटकों को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया दक्षिण में। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इनके नवरत्न हो गए, आपके कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए, छपड़क हो गए, शंको हो गए, बेताल भट्ट हो गए, घटपरकर हो गए, वररुचि हो गए, धन्वंतरी हो गए, वीआईपी सब चिकित्सक हैं, है ना ये। और बेताल भट्ट ये तो भैया वो झाड़ फूंक वाला है, झाड़ फूंक वाला नहीं है। और वाराह मिहिर ये भी तमाम एक अच्छे जानकार हैं। एक चीज़ और है कि इनके जो नवरत्न थे, ये सभी नवरत्न कहाँ रहते थे? इनकी दूसरी राजधानी उज्जैन में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन थी? उज्जैन। पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कहने का मतलब है कि इसने अपने जीवन में काफ़ी जो है संघर्ष करके जो है और चीज़ों को अर्जित किया। अब आप देख रहे हैं, अगला आपको बता देते हैं कि इनके दरबार में जो आए थे वो आया था फाह्यान नाम का व्यक्ति, जो था फाह्यान। ये जो फाह्यान था ये आया था 300, इसका समय है 399 में आया और 414 तक इसने रहा, 15 वर्षों तक रहा था। अरे सॉरी, ईस्वी यहाँ लिख दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ईस्वी है कि ईसा पूर्व। देखिए अब इस ईस्वी जो है वो ईसा पूर्व में क्या हो गया है? अब कन्वर्ट हो चुका है। और दूसरी चीज़ क्या है? इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो जन्म तो वहीं चीन में ही हुआ था। एक स्थान था बुयांग, इसे स्टूडेंट का नाम है चिंगपांग मिंगमोंग टिंग टोंग कही के है, ये है ठीक। और इसकी जो पुस्तक थी, खूब पूछा जाता है ये भी पुस्तक, फोसुओ की, ये इसी पुस्तक में ही अपने सारे चीज़ों को जो है इसने क्या किया था? लिखा था। और वापसी यात्रा इसने कहाँ से प्राप्त की थी? वापसी यात्रा प्रारंभ की थी, वापसी यात्रा इसने जो है वो पाटलिपुत्र से प्रारंभ की थी, पाटलिपुत्र से। ये क्या था? स्थल मार्ग से भारत में आया था, स्थल मार्ग से भारत आया और जलीय मार्ग से ये भारत से चला गया, जलीय मार्ग होते हुए चीन चला गया। इसका आने का मुख्य कारण क्या था? आने का उद्देश्य, भाई इसका आने का उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए आया था, मतलब अध्ययन करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने तथा बौद्ध विहारों को देखने की लालसा से, बौद्ध स्थलों को देखने की लालसा से भारत आया था। दूसरी चीज़, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाए तो ये जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी किए, ताम्र मुद्राएं जारी किए, मतलब सोने का भी जारी किए, चांदी का भी जारी किए। इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी, इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया था? दीनार।
जो 144 ग्रेन की होती थी, 144। एक ग्रेन बराबर कितना होता है? 0.064 ग्राम, ये एक ग्रेन का वजन है। और दीनार, ये क्या थे? स्वर्ण मुद्राएं थी। और वहीं जो चांदी की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा, उसको रूपक या रूप्यक कहा गया, रूप्यक या रूपक। ये जो है इसका वजन जो होता था वो 32.36 ग्रेन का। ठीक, ये ताम्र, रजत, स्वर्ण, ये सब मुद्राएं भी जारी की। और इसने जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश के यहाँ भी किया था। और इसकी जब मृत्यु हुई तो इसके बाद इसका पुत्र आया जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? कुमारगुप्त ही शायद था, हाँ शायद, हाँ कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य था, सही है। तो महेंद्रादित्य, तो आप देख लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कैसे किया, अपने भाई रामगुप्त को पराजित करके, फिर है ना उनकी पत्नी से ध्रुवदेवी ध्रुवसाम्नी से विवाह किया, कैसे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे क्या इसको कहा गया और कौन कौन सी इसने उपाधियां धारण की, इसके दरबार में कौन थे, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, मुद्राएं कौन कौन सी थी, दरबार में कौन आया था। तो ये चीनी यात्री था जो आया था, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर इनकी कृतियाँ पूछ लेता है हाँ कालिदास की, तो भाई ये आपको हमने लिखा दिया, कौन खंड काव्य, कौन महाकाव्य, कौन नाटककार, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो आपके सिलेबस में पीईटी के जो सिलेबस में होगा वो जो है अगला सेशन लेकर के आएंगे, और हमें लगता है कि वो और बहुत ही बेहतरीन होगा। जैसे ये टॉपिक सब आपको समझ में आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको वो भी टॉपिक समझ में आएगा। कहने का इंतजार नहीं करना है आपको। कहते हैं यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो एक स्थान पर बैठने से कुछ नहीं, जितने आप पढ़ेंगे, जितने आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका क्या होगा, मन लगेगा, और थोड़ा सा संघर्ष भी करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हमें उम्मीद और विश्वास होगा कि आप ईमानदारी के साथ अपने कार्यों में लगे होंगे, अपने लक्ष्य के लिए लगे होंगे, मुश्किल जो भी आपके आ रही होगी आप उसको तोड़ के आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। यदि आपके और कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो।